ये कुछ यहाँ ब्लैंक रह गए, छूट गए, क्या होते हैं इस फार्मूले में, क्या होता है? और यहाँ पर ये क्या आएगा? और ये म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, गुड। बैठो बेटा, फिर शुरू करें। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन दिया था उसको देखते हैं कि आप लोगों ने क्या किया। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को तो करेंगे करेंगे, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को पक्का हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। फिजिक्स के अंदर बहुत न्यूमेरिकल्स करने चाहिए आपको। घर पे जाके 15, 20, 5, 10 जितने भी न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर सकते हो अटैम्प्ट करो। कि फिजिक्स की थ्योरी तो मैं आपको इस तरह समझाऊंगा जो आपको बहुत सरल लगेगी। आप उसका क्वेश्चंस में कैसे एप्लीकेशन होना चाहिए इसकी प्रैक्टिस करोगे जब भी सीखोगे, क्योंकि हर क्वेश्चन एक अलग तरह का होता है। लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसके अंदर की क्वेश्चन का जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल का मतलब उसी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो उसके दूसरे तरह के मतलब मिलते जुलते होंगे, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल उसके अंदर वही लगेगा। ठीक है बेटा, अपना अपना जिसने देखना है, जिस जिसने जो ट्राई किया है क्वेश्चन को, अगर किसी ने गलत भी किया है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अटैम्प्ट किसने नहीं किया ये मुझे बताओ, मैं उसकी कॉपी देखूंगा कि उसने क्यों नहीं किया। ऐसा कौन से बच्चे जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया? क्यों नहीं किया बेटा, आपने क्यों नहीं अटैम्प्ट किया है? करना चाहिए। क्या हुआ? कोई बात नहीं, नहीं कोई और प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। गलत सही से कोई फर्क नहीं, मैं आपको बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि गलत और सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, उससे आदमी सीखता है कि इसके अंदर है क्या, क्यों प्लस आ रहा है, कहीं क्यों नेगेटिव आ रहा है। ये सब चीज़ जब आप करेंगे जब भी आपको सीखोगे। अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक उत्तल लेंस है जिसमें एक बिंदु बिंब है, ठीक है, और उसके बाद में एक अवतल लेंस है। तो पहले अपन देखेंगे, अगर मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अपन ने ये सीख रखा है, ठीक है, यहाँ कहीं बनेगा। तो अगर ये u है और आपको u इजिकल टू दे रखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें ये मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि दूसरा लेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये मानते हुए कि दूसरा लेंस नहीं है, ये चीज़ सोच के हम करेंगे सबसे पहले। फिर बाद में जो लेंस आते जाएंगे उनको हम देखते जाएंगे, 2, 3 लेंस जितने भी हों उसको जोड़ते जाएंगे, बहुत सरल हो जाएगा। लेकिन मन में रखना है अपने को, सबसे पहले हमें वो बिंदु देखना है जिसमें केवल पहला लेंस जहाँ पर की किरण आ रही है, आपतित किरण है, उस बिंदु को हमें परिष्कृत करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये बिंब बना। हमें सबसे पहले ये निकाल लेना चाहिए कि ये बिंब कितनी दूरी पे बन रहा है ना। इसके लिए कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि u इजिकल टू -40 है, ठीक है, f कितना दे रखा है, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि उत्तर लेंस है। अपने को क्या निकालना है? v इजिकल टू क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हेलो,
हाँ नमस्ते। मैं अभी एक मिनट क्लास में हूँ, मैं आके बात करता हूँ भैया ना। तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, क्या होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो अब 1/15 प्लस 1/-40, इसलिए माइनस लिखा है। कहीं एक स्टेप में फिर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्लस कैसे माइनस कैसे आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं अगर हम लघुत्तम ले लें तो 8 माइनस इसलिए v कितना हो गया 120/5 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यानी ये दूरी हमारी आ गई 24 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन का दूसरा भाग है, यह इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह के सॉल्व करना चाहिए। दूसरा भाग है कि हम लोगों ने एक अवतल लेंस इसके पास रख दिया जो कि 14 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि हमने यहां कहीं 1 सेंटीमीटर रख दिया अवतल लेंस। अब जैसे ही अवतल लेंस रखेंगे तो क्या होगा, हम जानते हैं कि अगर किरण कोई यहां से आपातित हो रही है इस जगह, क्या होगा इसके अंदर, इसको चौड़ा करके देखें एक बार। एक किरण अगर आई यहां पर इस जगह, ये वाली आई, विरल से सघन, तो क्या होगा, ये अपन ने इसको यहाँ पे अभिलंब बना दिया और अभिलंब के ऊपर एक ये बनाया, तो कहाँ जाएगी ये अभिलंब के पास। अभिलंब के पास का क्या मतलब हुआ, ये आई था मान लो, तो अभिलंब के पास जानी चाहिए। ठीक है, अब ये यहाँ पर जब यहाँ पर आ गई, अब सघन से विरल की ओर जा रही है। अपन ने फिर इसको ये बनाया, यहाँ पर बनाया और अभिलंब डाला यहाँ पर, तो ये एंगल था अपने, अभी क्या होगा, ये दूर हट जाएगी, यानी कि यहाँ चली जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस चित्र के अंदर, इस चित्र को देखना बहुत जरूरी है, समझ में आ गया ना कैसे इसको निकालना। लेकिन अब जब प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप ही इसको बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है कि इसके अंदर क्या करना है। अपन को देखना है कि अगर ये किरण यहाँ पे आई है तो ये पहुंचेगी यहाँ पर। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो बिंब बना था यहाँ पर, प्रतिबिंब जो बना था, ये इसके लिए आभासी प्रतिबिंब है। यानी कि अब आई डैश जो है ये आभासी, क्योंकि ये जब बन रहा था यहाँ पर जबकि ये नहीं था, तो ये आभासी प्रतिबिंब जो था अब आभासी बिंब के रूप में काम करेगा इस अवतल लेंस के लिए। इसका क्या अर्थ हुआ, हमें इसका मतलब पता चल गया। अब यू कितना है बताओ, कोई बच्चा बताएगा कैसे। ठीक है ना, क्योंकि अपना बिंब की दूरी अब ये है और दिशा ये है किरण की, तो यू क्या होगा अब यहां पर, क्या प्लस या माइनस, प्लस, कितना होगा, ठीक है। ये किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बताओ, किसी बच्चे को नहीं आया हो तो। ये क्यों है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे निकाला था कि 24 सेंटीमीटर है, और अब हमारे को ये कह रहे हैं क्यों इन दोनों के बीच की दूरी है 14 सेंटीमीटर, तो ये बची हुई दूरी हुई 10 सेंटीमीटर।
तो हम ये कह रहे हैं कि एक बिंब जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है अवतल लेंस से, उसका प्रतिबिंब बन रहा है आई पर, जो हमें दी हुई है कि 30 सेंटीमीटर पे बना। तो यहां पर v क्या हुआ, प्लस 30 सेंटीमीटर। अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अपने को पता है u क्या है और v क्या है, दोनों पता है। सो 1/30 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/f। तो क्या हो गया, लघुत्तम ले लिया, 30 ले लिया, तो क्या हुआ 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/f। सो f क्या हो गया, -15। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें निकालने के लिए केवल एक ही फार्मूला याद रखने की जरूरत पड़ रही थी, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इस क्वेश्चन की एक जो खासियत है वो इसको आपको ध्यान रखना है। हो सकता है इसके बाद वो कहे कि एक लेंस और लगा हुआ है, अब यहां पर एक लेंस और है, अब एक उत्तल लेंस और लगा हुआ है इसके अंदर मान लीजिए। तो अपन क्या करेंगे, अब जो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी आई थी ना इसके लिए, तो इसके लिए वो बिंब की दूरी होगी। समझ गए आप कि जो इसका प्रतिबिंब की दूरी थी वो अब इसके लिए आभासी बिंब हो जाएगा, और आभासी बिंब का मतलब हमको u पता चल जाएगा। टोटल दूरी पता है हमको 30 सेंटीमीटर है, तो v निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कितने भी लेंस हम लगाते चले जाएं, अगर हमें ये पता चल जाए कि पहली वाला जो बिंब से प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके लिए आभासी बिंब है, इसके बाद जो इसके लिए जो बिंब की दूरी निकली, अब प्रतिबिंब की दूरी निकली है, जहां इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये प्रतिबिंब तीसरे लेंस के लिए आभासी बिंब के रूप में काम करेगा। इसलिए हम कितने भी लेंस लगाते चले जाएं, एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, और एक बार ये क्वेश्चन ऐसा इसको घुमा के दिया था इन्होंने, इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि लेंस किस तरीके का है, उसमें केवल ये बताया क्वेश्चन सेम था बिल्कुल, उसके अंक भी सेम थे, लेकिन उसको दूसरी तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा एक तो लेंस यहां पर है और एक लेंस यहां पर है, उनकी दोनों की फोकस दूरी दे दी। ठीक है ना, और इसके बाद में उस क्वेश्चन की निकलवाया कि अल्टीमेटली कहां पर प्रतिबिंब बनेगा अंतिम। तो सबसे पहले अपने को ये निकाल एकदम देखते पता लग जाना चाहिए कि यहां तो उत्तल है और यहां पर ये अवतल है। आपके मन में जैसे ये बात समझ में आ जाएगी तो आप इमीडिएटली उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। क्या आपको पता चल जाएगा कि इसकी फोकस दूरी +10 है, इसकी दूरी -15 है, ये अवतल लेंस है। तो इस तरह से घुमा के भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से ऐसे कोई साल नहीं होता होगा जबकि ऐसा ये वाला क्वेश्चन नहीं आता होगा। मतलब कोई ना कोई कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा, हो सकता है 3 के कॉम्बिनेशन दिखा दें। एग्जाम में क्योंकि टाइम कम होता है, मेनली 2 ही का कॉम्बिनेशन एग्जाम में आएगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, इसी सिद्धांत पर। वो वाला कहाँ चला गया, इतना बढ़िया था वो। हाँ है, हाँ, इसमें बहुत परेशानी होती है। बेटा इसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक उत्तल लेंस, लिखिए लिखिए इस क्वेश्चन को। एक उत्तल लेंस
अवतल दर्पण से एक उत्तल लेंस अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ओ बिंदु पर एक बिंदु बिंब रखा है। ये बिंब है। अब इस बिंब का इससे भी एक प्रतिबिंब बनेगा और एक इसमें से गुजर के होगा, फिर भी बनेगा एक प्रतिबिंब। दो बन रहे हैं अलग अलग। प्रश्न ये है कि इस ओ बिंदु पर जो बिंब रखा हुआ है उसका दर्पण से परिवर्तन होने के पश्चात, परावर्तन होने के पश्चात और लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात प्रतिबिंब ओ डैश पे बनता है। डबल डैश लगा दिया। ओ डैश पे बनता है। यस, हाँ, नहीं ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए दोबारा के इसको अपन अच्छे से करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे इंडिपेंडेंट इस तरह के क्वेश्चन हैं। इसमें यह क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस अवतल दर्पण के सामने रखा है जो कि दूरी है 50 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। अब ये कह रहा है कि ओ पे रखे हुए बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात एवं उत्तल लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात ओ डैश पर बनता है। ओ डैश पर बनता है। ठीक है, और इसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ को हमेशा प्लस माइनस लिख लेना चाहिए, इससे कभी गलती नहीं होने की संभावना रहे। अब इसके अंदर है तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया? दोबारा समझाता हूं, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को लिखने के बाद, क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक तो उत्तल लेंस है, एक अवतल दर्पण है, बिंब यहां पर रखा है, इस बिंब का परावर्तन होके और फिर इस लेंस से अपवर्तन होके, यानी दोनों केसेस में इससे परावर्तन होके और इससे अपवर्तन होके यहां पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो हमें यह पता लगाना है कि उत्तल दर्पण का आर क्या होगा। ये क्वेश्चन इस बार के, सुन लो, ये क्वेश्चन इस बार के एम्स में आया है। अब बोलो क्या बेटा? लास्ट लाइन ये है कि ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगी, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी।
अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें दर्पण और लेंस दोनों का मिक्स आ गया। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा मिक्स वाली चीज़ के आएंगे। अलग सिद्धांत आप फटाक से कर दोगे, लेकिन वो आपकी नॉलेज चेक करना चाहेंगे कि इसको कैसे किया जाए सॉल्व। आप ये सोचो कि दोनों प्रक्रियाओं के होने से ओ डैश पे प्रतिबिंब कैसे बन सकता है। इसका मतलब इसके प्रतिबिंब कहीं यहाँ पे बन रहा होगा और एक यहाँ ही उसी जगह बन रहा होगा जहाँ पर कि बिंब है, जब भी तो इसका एक ही बनेगा यहाँ पर केवल आके। अब सोचो इतना बड़ा हिंट दे दिया आपको है बेटे। नहीं, सिद्धांत समझने की कोशिश करो पहले क्या करना, इसमें हो क्या रहा है ये देखो। सोचो कि यहाँ पर बिंब कब प्रतिबिंब कब बनेगा, जबकि बिंब यहाँ पर रखा हुआ है, इसके परावर्त होके और फिर अपवर्तन होने के पश्चात, और एक यहाँ से सीधा अपवर्तन होने हो जाए तो भी। दोनों में कैसे बन रहा है एक साथ, कब हो सकता है ये? थोड़ा दिमाग लगाओ। कैलकुलेशन बहुत सरल है, एक लाइन की है। सिद्धांत क्या यूज कर रहे हो ये बताओ। दर्पण सूत्र नहीं, सिद्धांत कि इसमें क्या चीज ऐसी है जो कि आप ये देखो कि यहाँ पर बिंब रखा हुआ है, इसका हम कह रहे हैं इससे परावर्तन होने के पश्चात और इस बिंब का इससे अपवर्तन होने के पश्चात प्रतिबिंब यहां बन रहा है। इसे बार बार मैं आपको दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। ये फोकस की तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे आर निकालना है। क्या बराबर है, क्या बताया बेटा, क्या बराबर है? वी तो होगा ही, ये तो वी तो लिखा ही है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से इधर से इस जगह से लिखा हुआ है, लिखा वी, लेंस से भी यहाँ लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर। सोचो सोचो, आप बेटा क्यों नहीं सोच रही हो? क्या सोचा आपके मन में, क्या है बताओ, खड़े होकर बताओ क्या सोच रहे हो मन में, क्या आपके क्या हो रहा है यहाँ पे? खड़े होकर बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होकर बोलो, कोई शर्माने की बात है, हम सीखने के लिए आए हैं सब लोग यहाँ पर। बताओ बच्चे, शर्माओ मत, बताओ क्या मन में क्या सोच, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है? पहले ये सोचने की कोशिश करो कि जो इसका प्रतिबिंब जो है यहां से दर्पण से होके यहीं पे कैसे बन सकता है, कौन सी स्थिति में बन सकता है। अब मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया आपको। इस बिंदु पर जहां पर कि बिंब रखा है वहीं पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कब बन सकता है। अब अपन बहुत नजदीक आ गए उस चीज के। हाँ, जब तो यहाँ पे इसका जो प्रतिबिंब है वो और ये बिंब जब दोनों एक जगह होंगे, जबकि वक्रता केंद्र पे हो। बिल्कुल सही बोले बच्चे ने। इसका मतलब क्या हुआ, हमें देखना है कि ये इस पे यहाँ पे, क्योंकि हम कह रहे हैं यहाँ पे बिंब रखा हुआ है, और जब इसका अगर प्रतिबिंब दूसरी जगह बनेगा तो यहाँ पे प्रतिबिंब एक जगह बन ही नहीं सकते दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि इसी जगह इसका प्रतिबिंब बनना चाहिए, और इसी जगह प्रतिबिंब यहाँ पे कब बनेगा, जबकि बिंब वक्रता केंद्र पर रखा हो। यानी कि अगर हम ये कहें कि ओ कब बनेगा यहाँ पर प्रतिबिंब,
ओ पर, एक मिनट रुक जाओ बेटा, ओ पर प्रतिबिंब तब ही बनेगा जबकि ओ वक्रता केंद्र हो। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से एक किरण जाएगी अगर वक्रता केंद्र, तो अपन ने क्या कहा था कि वो वक्रता केंद्र से गुजरेगी। जब भी कोई वक्रता केंद्र से किरण गुजरेगी तो परावर्तित होगी उसी वहीं पे आएगी। अपन ने अवतल दर्पण जब पढ़े थे तो सीखा था ये वाली बात। इसका मतलब इस बिंदु का प्रतिबिंब यहां पर जब ही बनेगा जबकि ये वक्रता केंद्र पर होगा। इसका मतलब यहां पे अब क्या चीज हो गई, दो चीज हो गई, एक तो ये बिंब है और यहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा है सेम पॉइंट पे। जब ये सेम पॉइंट पे, जब भी तो एक प्रतिबिंब बनेगा यहां पर आकर। अगर मान लीजिए इसका प्रतिबिंब यहां बनता तो इसका फिर प्रतिबिंब यहां बनता और इस वाले का यहां बनता, अलग अलग हो जाते। लेकिन अपन तो यहां क्या कह रहे हैं, एक ही जगह ओ डैश पे बन रहा है। अर्थात ये बात तो हमने सिद्धांत सीख ली कि वक्रता केंद्र पर अगर कोई बिंदु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। इसका मतलब अब ये दोनों यहां पर एक आभासी प्रतिबिंब और एक एक्चुअल में बिंब, उन दोनों का जो प्रतिबिंब बनेगा, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा ही फर्क है केवल ये, है ना। तो ये जब बनेगा जबकि यहां पर दोनों यहां पर हैं तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बन गया, समान परिवर्तन प्रतिबिंब हो गया ये। अभी देखते हैं क्या आता है, तो मुझे तो आता नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अब अपने को निकालना है कि आर क्या होगा, सिंपल। ठीक है, अब कैसे निकाला, कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया, 1/1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस लेंस के लिए लगाया। तो यहां पर v क्या है, अब दिशा किरण की क्या है ये, तो इस दिशा में प्लस, यानी कि ये तो हुआ v क्या हुआ +15 और u क्या हुआ बेटा, u तो निकालना है, और तीसरा f दे रखा है। तो इससे निकालिए u की वैल्यू क्या आई, u क्या है -30, ठीक है ना। अब ये u आ गया अपना -30, -30 का मतलब क्या हुआ, इस किरण तो इस दिशा में जा रही थी, इसका मतलब ये u अपना यही बिंदु था, यानी कि हमने देखा ये कितना आ गया, तो ये कितना बचा, तो हमारी वक्रता त्रिज्या क्या हुई 20 सेंटीमीटर। केवल 2 लाइन का क्वेश्चन था ये, लेकिन इसमें अपने को सिद्धांत आना जरूरी था। हाँ, ये तो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यही तो है बेसिकली, कि अगर मान लीजिए, नहीं हमने माना नहीं है, हमने नहीं माना वक्रता केंद्र, क्योंकि दर्पण का प्रतिबिंब वहां बन रहा था, इसलिए वक्रता केंद्र हुआ। दोनों सेम कब बन सकते हैं, जबकि यहां पर प्रतिबिंब बन रहा हो इस दर्पण से। इसको उल्टा समझने की कोशिश करो ना, इसका प्रतिबिंब, दर्पण वाले बिंदु का प्रतिबिंब यहां कब बन सकता है, जबकि इससे प्रतिबिंब यहां बन रहा हो, जब तो यहां पर दिखेगा दोबारा। अगर इसका प्रतिबिंब इस जगह की जगह, मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा था आपको, कि अगर इसका प्रतिबिंब यहां बनता, अगर इसका प्रतिबिंब यहां बनता तो कुछ नहीं होता, फिर क्या होता, इसको अगर आप यहां से किरण निकालते, ये कहां जाती,
नहीं नहीं नहीं, दर्पण लेंस से कोई जरूरत नहीं है। सुनो सुनो सुनो, लेंस से थोड़ी करके दिखाने की जरूरत है, क्योंकि लेंस में तो बन रहा है इधर बेटा। एक बार दोबारा सीखो इसको, कोई दिक्कत नहीं, अपन 2 बार भी सीख सकते हैं, 3 बार, कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए ये। क्वेश्चन में हमें ये पता नहीं कि ओ कहाँ है, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि दर्पण से परावर्तन होकर और उसके बाद इससे अपवर्तन होकर एक ही बिंदु पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब एक ही बिंदु पर प्रतिबिंब कब बन सकता है, अपन ये लेंस से तो अपन देख लें कि भाई लेंस में अगर हो तो यहां बनेगा प्रतिबिंब, ये यू यहां होगा, ठीक है। भूल जाओ कि दर्पण है, अपन ने हमेशा ये सिद्धांत निकाला है जहां भी लेंस हो पहले लेंस का निकाल लेना चाहिए, तो अपन ने लेंस का निकाल लिया कि भैया लेंस के अंदर ये यू आएगा 30 सेंटीमीटर यहां पर। अब अपने को देखना है कि दर्पण के अंदर ऐसा कोई जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यहां पे होगा, यानी इस यू पर होगा इतनी दूरी पर, तो ही इसका प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। अर्थात हमारा जो मूल सिद्धांत है वो तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमको पहले लेंस का निकालना होता है, लेंस का देखना होता है कि लेंस से क्या हो रहा है, और फिर हमको देखना है कि जब ये लेंस का यहां पर अपने ऊपर चल गया, इस जगह है, जब इस जगह रखा हुआ है, तो इस जगह इसका प्रतिबिंब अगर बन रहा होगा तो ही इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, दूसरा प्रतिबिंब उस आभासी वो आभासी बिंब हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। और ये कब हो सकता है, यहां कब बने, उसी बिंदु पर कब बने, जबकि वो वक्रता केंद्र पर हो। हाँ बोल बेटा, बोल बोल, कुछ दिक्कत है? श्योर? कोई बच्चा इसको नहीं समझ में आया हो? क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा घुमा के दिया था एक लाइन का, आप देखो क्वेश्चन कितना छोटा था, क्वेश्चन का आंसर निकालने में तो इट हाफ ए मिनट का काम था केवल, लेकिन अपने को इसमें ये पता होना चाहिए था कि अपन कर क्या रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिससे आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा बाकी इसमें। लिखो, एक उभय तल उत्तल लेंस, मतलब मैं थोड़े आपको कठिन क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं जिससे आप कठिन सीखोगे, जब जाके सरल करने में आसान रहेगा, एग्जाम में इतना कठिन नहीं आएगा आपके सरल आएगा। हाँ, एक उभय तल उत्तल लेंस समतल दर्पण पर रखा है, लिख लिया, समतल दर्पण पर रखा है जिस पर पानी पड़ा है। क्वेश्चन छोटा है बहुत, आंसर क्वेश्चन बड़ा है। यानी क्या स्थिति दिखा रहा है वो ये कह रहा है कि एक कांच पे रखा है, ये कांच है, इस पर एक और इसमें पानी भरा हुआ है, ये स्थिति है। ठीक है, ये स्थिति है। एक छोटी सुई लेंस के अक्ष पर, यानी कि लेंस का अक्ष ये है, बहुत सही नहीं बनाया मैंने लेकिन फिर भी मान लो कि यही है। यानी एक सुई है यहां पर, लेंस के अक्ष पर तब तक मूव की जाती, मतलब चलाई जाती है, तब तक चलाई जाती है, तब तक चलाई जाती है जब तक कि उसका प्रतिबिंब सुई के साथ ही दिखाई पड़ता है।
यही करते हैं ना, अपना एक्सपेरिमेंट में करते हैं ना, वो सुई को बिल्कुल बराबर आ जाती है, सुई उस पर दिख जाती है, तो अपन वहाँ से निकालते हैं, फोकल दूरी निकलती है उससे। सुई की लेंस से दूरी a है, इसका मतलब क्या हुआ, जब कब बनता है बिंब, किसके ऊपर कब बनता है, जबकि वो तो था जब दर्पण से उतर। अगर लेंस से कोई चीज जा रही है तो किस बिंदु पे रखेंगे, वहीं पे बनेगा, फोकस पे। इसका मतलब यहाँ पे अब मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये क्या हुआ, इसका बेसिकली किसी का फोकस है, किसी का, अभी अपने आप निकालना आप किसका फोकस है। लेकिन चूंकि जब एक वहीं पे बिंब और प्रतिबिंब बन गए, इसका मतलब ये फोकस पे है। अपन जब क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कराया जाएगा आपको, तो आप जब उस पर ऊपर क्या होता है, वो टेबल होती है, उसके ऊपर लेंस लगा होगा, तब आप उसको उस तरह जब तक घुमाते रहोगे, सुई को यहाँ लेते जाओगे आंख में देखते देखते, जबकि बिंब आपको उसी के ऊपर बनता हुआ दिख जाएगा। जब पैरेलैक्स दूर हो जाता है, कहते हैं ना पैरेलैक्स दूर हो गया, पैरेलैक्स दूर का मतलब अब फोकल बिंदु पर आ गया, लेंस के फोकल बिंदु पर वो बन रहा है। ठीक है। यदि पानी हटा दिया जाता है, यदि पानी हटा दिया जाता है तो उक्त दूरी b हो जाती है। तो उक्त दूरी b हो जाती है। तो ये पता लगाना है भाई कि द्रव्य का, जो द्रव था ना उसमें भरा हुआ द्रव, इसका म्यू क्या है। क्वेश्चन का आंसर 2 लाइन का ये बता देता हूं। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसलिए बड़ा है क्वेश्चन कि इसको कंफ्यूज करने के लिए। 1.33 कहां से आ जाएगा, ये आपको तो वैसे ही पता है, 1.33 बोल रहे हो। अरे इस द्रव का कहां पता है आपको, पानी गलती से बोल दिया, द्रव द्रव द्रव, ये द्रव है भाई, ये लो। अगेन इसका जो भी सही उत्तर देगा ना, जो भी सही उत्तर देगा, उसको मैं पूरा एक मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर अलग ले जाके पढ़ाऊंगा, अलग से, सेमीकंडक्टर्स, जिसके अंदर से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं एक ही चैप्टर में से। कोशिश करो, खाली कोई मत बैठना, इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत सिंपल है, केवल कंफ्यूजन हो रहा है बस। और ये देखो, एक दर्पण भी रखा है, एक दर्पण के ऊपर पानी भी रखा है, फिर पानी के ऊपर एक लेंस रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अभी आज सुबह एक बच्चा कह रहा था ना कि दोनों मिले हुए 0 दूरी होते, फिर बस आसान निकल जाता था, अलग दूरी में दिक्कत आती है। अभी बिल्कुल मिले हुए हैं, 2 लाइन्स मिले हुए हैं ना। देखो, ये तो एक समतल अवतल है, समतल अवतल लेंस है ये वाला, तो ये उत्तल लेंस है,
दोनों बिल्कुल पास पास रखें, ये मान के चलो। अब निकालो, दोनों बिल्कुल पास पास हैं। पहला सिद्धांत लेंस की बात करते हैं हमेशा अपन, दर्पण वर्पण पानी वानी सब बाद में, पहले लेंस। यानी पानी का अवतल लेंस निकालो, पहले क्या करोगे देखो, यहाँ पानी हटा दिया है, अब तो केवल लेंस है, ये तो केवल उत्तल लेंस की तो अपने को फोकस दूरी पता चल गई है, केवल उत्तल लेंस की तो फोकस दूरी यही है, और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ए है। अब सोचो ना कितना, अब तो मैंने बहुत सारा हिंट दे दिया। अगर हम द्रव की फोकल लेंथ निकाल लें, द्रव वाले लेंस की जो भी है, द्रव की फोकस निकाल लें, तो फिर उससे अपन निकाल सकते हैं उसका म्यू कितना होगा। क्यों, हमने पता है कि 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f इजिकल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 1/r2 माइनस 1/r1 माइनस r2 लिखा हुआ है वहाँ पे, इसलिए तीनों इन तीन के फार्मूले तो कोई फार्मूला यूज ही नहीं होना है। ये सोचो कितने फार्मूले लिमिटेड हैं। अब आप पढ़ोगे ना थ्योरी तो आपको लगेगा बड़ा सरल है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन करनी पड़ रही तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, वही जरूरी है। एग्जाम में एप्लीकेशन नहीं आएंगी, थ्योरी तो बहुत सरल होती है, और ये भी क्वेश्चन भी बहुत सरल होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो बेटा। पहले सिद्धांत लगाना है ना, गुणा भाग तो हो जाएगा। सोचो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, आंख बंद करके सोचो कि हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यही इंपॉर्टेंट है।
ये वो पहले जाएगा, फिर तो आप फटाफट गुणा भाग करना है वो तो निकाल दोगे। आपको एक अच्छा सा हिंट देता हूँ कि संयुक्त जो लेंस है उत्तल और समअवतल, इसकी कंबाइंड फोकल दूरी है a, इसकी फोकल दूरी रखी f1 मान लो, इसकी है f2 और f1 की वैल्यू क्या है? यस, f1 की भी केवल उत्तल दर्पण की अपने उत्तल लेंस की अपने को पता है कि ये b है, तो अपन इसकी फोकल लेंथ नहीं निकाल सकते? देखो और बताओ किसका क्या है, कैसे निकाल रहे हो ये माइनस बी? अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है, देखने में कठिन लग रहा था, है सरल। बस केवल सिद्धांत याद रखना है कि दो तरह के लेंस हैं, दोनों की फोकल लेंथ जो है संयुक्त लेंस के बराबर होगी, और चूंकि यहाँ पर ये फोकल दूरी पे बिंब बन रहा है, इसका मतलब दोनों का जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो तो a है। हाँ गिरीश, हाँ गिरीश, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर अपन देखते हैं, चलो पहले अपन देखते हैं, पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सब इसके फर्स्ट स्टेप है, कितना छोटा क्वेश्चन है आप देखिएगा। संयुक्त लेंस का फार्मूला लगाने पर वन अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। ठीक है, तो कैसे निकलेगा भाई? अब अपने को पता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, f1 पता है b है, 1 अपॉन b, वन अपॉन बी, और ये 1 अपॉन f2 अपने को निकालना है। बताओ क्या हुआ? इसका मतलब इसको ले जाओ 1 अपॉन, इसका मतलब हुआ ये 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b, लघुत्तम निकाल लिया ए बी, ये क्या हो गया? b माइनस a, इसलिए f2 कितना आ गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? एक एक लाइन क्वेश्चन है, मतलब ये 3 फॉर्मूले ही लगते हैं सारे क्वेश्चंस में, और कितने छोटा सा आपने निकल गया कि अब ये पता चल गया हमको कि जो द्रव का लेंस है, द्रव के लेंस की फोकस दूरी ये निकल गई। अब यहां देखो ये क्या होता है, ये 1 अपॉन एफ ही तो होता है, अपने इसकी फोकस दूरी पता चल गई। अब μ1 क्या है? हवा, तो 1 हो गया। अब इसको फॉर्मूले को अगर लिखें तो हम दूसरे स्टेप में लिखो 1 अपॉन, अब क्या है? f2, यानी कि 1 अपॉन f2 आएगा अब, ठीक है। 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू क्या आएगा? μ2 माइनस μ1, यानी कि μ2 माइनस 1, ठीक है। और यहां पर आएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब बस ये पता लगाना रह गया अपने को कि r1 क्या है और r2 क्या है। अब बताओ r1 क्या होगा? r1 इस फॉर्मूले में क्या होगा और r2 क्या होगा? मान लीजिए ये आपके पास ये लेंस आ गया ना, अब ये वाला लेंस है, तो R2 क्या होगा? ये तो R2 होगा क्योंकि इधर बन रहा है बिंब। एक ये होगा R1 और ये होगा R2।
अब बताओ। R1, सोचो बच्चे, कोई बच्चा बताएगा मुझे R1 क्या होगा, R2 क्या होगा? अगर मान लो केवल R रख लो, चलो उसको, अगर ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, केवल R मान लो। अब बताओ, इन टर्म्स ऑफ R ही निकाल दो आप, तो उत्तर निकाल दो R के टर्म में, उत्तर R की टर्म में, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। नहीं, पहले बताओ R1 क्या है, R2 क्या है। ये हो जाएगा, कुछ नहीं होना, क्यों होना चाहिए, यह है इंपॉर्टेंट बात। तो R2 क्या हो गया, क्या सिखाया था आपको कि वक्रता, ये वक्रता है भैया। आपको ये बताया था इसके अंदर कि ये जब ये यहां पे इतना बड़ा हो जाएगा तो कब हो सकता है वो, जबकि ये अनंत हो, जब ही तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा ये अगर इसको पूरा धीरे धीरे खोलते चले जाएं, खोल चले जाएं और ये पूरा बन जाए, ये जब ही हो सकता है कि इतना हिस्सा एक बहुत बड़े वृत्त का एक छोटा सा पार्ट हो। ठीक है ना, जैसे अपन एक वृत्त में दिखाते हैं, यानी कि इसमें इतना सा पार्ट हो यूं, तो वो तो सीधा होगा वहां पे, और जहां सीधा होगा इसका मतलब वक्रता त्रिज्या उसकी अनंत होगी। और अब बताओ R1, अब देखो इधर R1 माइनस R, अभी तो माइनस R मान लो इसको, मतलब R ही मानो, इसका R की वैल्यू मत रखो, क्या होगा, माइनस होगा या प्लस, माइनस। अवतल लेंस के तो बेसिक गुण है कि माइनस होता है, अवतल लेंस का तो बेसिक गुण यही है अवतल कि माइनस होता है। क्यों होता है माइनस, अपन ने सीखा था, ये अपन जब कहते थे कि यस इसीलिए ये दिया हुआ है क्वेश्चन। दर्पण है तो दर्पण क्योंकि उसी अक्ष पे है, अक्ष पे अगर दर्पण पे किसी परपेंडिकुलर कोई जाती है बिंदु, तो क्या होता है किरण, उसी रास्ते वापस, तो उस पर तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। ये तो आपको केवल क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इस दर्पण का भी कुछ उपयोग करो भाई। जबकि असलियत ये थी कि अगर किसी दर्पण के ऊपर कोई जो सीधी रेखा आएगी तो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, उसका रोल तो इतना ही है। और उसने उसको जीरो कर दिया, क्यों, कह के कि साहब अक्ष पे है, अक्ष पे हम सुई देख रहे हैं, अक्ष क्या हुआ मतलब इस टचिंग वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो उस पर वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे R क्या हुआ, माइनस R। अब देखो जरा क्या हुआ, फॉर्मूले रखो जरा, निकालो, अब तो निकालो, अब कैलकुलेशन तो आप निकाल दो, म्यू क्या होगा, यानी μ2। क्या बेटा, ठीक है, कितना सरल सा क्वेश्चन था, लेकिन प्रिंसिपल इसके अंदर याद रखना था अपने को। ये दोनों छोटे छोटे फॉर्म में थे, अपने को ये पता होना चाहिए कि जब समतल आ गया तो इसका मतलब अनंत हो गया उसका वक्रता त्रिज्या, ये मूल सिद्धांत याद रखना है। दूसरा सिद्धांत ये याद रखना है कि अगर कोई किरण परपेंडिकुलर दर्पण पे गिर रही है तो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, इसलिए उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं रहा। अगर यहाँ उत्तल दर्पण, अगर यूँ कहते कि इसके अंदर यहाँ पे एक उत्तल दर्पण रखा है और ये पानी से भरा पड़ा है,
तब ये क्वेश्चन होता है मजेदार। नहीं नहीं, अपन तो केवल अक्ष पे देख रहे हैं ना, अपन देख जगह नहीं रहे। निकलेगा प्रकाश तो हर जगह निकलता है, चारों तरफ निकलता है, क्योंकि वेव थ्योरी ऑफ जब पढ़ोगे ना आप, तो कोई भी प्रकाश का बिंदु है तो उसके चारों तरफ प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। अब जो ये छोटे छोटे अपने जो निकलेंगे ये सारे, अभी समझोगे पढ़ोगे जब देखना कि ये क्यों नहीं, इनका पीछे नहीं दिखता, ये किरण से पीछे क्यों नहीं दिख रहा है, ये अगली चैप्टर में आने वाला है, बस उसको शुरू करेंगे अपन। लेकिन अपन ने नहीं, किरण तो ज्यादा होंगी, अपन तो एक किरण को देख रहे हैं केवल, अपन केवल उस किरण को देख रहे हैं जो कि अक्ष पर है। क्या उनका क्या होगा, वो निकल जाएंगे ना इधर उधर। अगर सुई अपनी, अगर आप सुई उसके ऊपर नहीं रखोगे, ये जब इसलिए क्यों होता है प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चों को स्कूल में कराए नहीं जाते प्रैक्टिकल, केवल आप लोगों को वैसे ही नंबर भेज दिए जाते हैं। अगर आप करो ना इसको तो आपको एकदम एकदम ध्यान रहेगा कि किस तरह से ये सुई ऊपर जाती है, किस तरह से उसकी किरण वहाँ पे आ रही है, किस तरह से उसकी फ्रिंजेस बनेंगी, ये सब चीज़ जब सीखते हैं, जबकि हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि आजकल नहीं कराते एक्चुअल प्रैक्टिकल्स बच्चों को, वो ऐसे ही कर आगे नंबर दे देते हैं। लेकिन अब ये बात समझ में आई ना, वो क्वेश्चन कितने सरल होते हैं इस तरीके के, बस कुछ छोटे मोटे सिद्धांत और केवल ये 3 फॉर्मूले, ये तो अब रट गए होंगे ना, इनको तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलें आगे, हैं टाइम हो गया, टाइम नहीं पढ़ना चाहते तो मत तुम पढ़ लो अभी, एक थोड़ा सा पढ़ लो, एक सरल चीज है बहुत। फिजिक्स से जितनी फ्रेंडशिप करोगे उतना ही मजा आएगा, सारी चीजें फिर शेयर करने लग जाओगे फिजिक्स के साथ। फिजिक्स करना चाहती है, अगर मान लो दूसरा फ्रेंडशिप नहीं करना चाह रहा, फिर आप उसको कैसे पटाओगे, फिर इसको पटाना पड़ेगा ना, फिर करना पड़ता है, इम्प्रेस करना पड़ेगा। आप अच्छे कपड़े पहन के आओगे, कुछ करोगे, इम्प्रेस करोगे ना, इसलिए इसका पता यहाँ पे क्या होगा, उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे आदमी समझने की कोशिश नहीं करते, इसको क्या अच्छा लग रहा है, इसको क्या बुरा लग रहा है, हम फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, अपनी मेहनत ज़्यादा करेंगे, यानी कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, और अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे उसको पढ़ाने की, वो समझेगा आप बहुत अच्छे हो। तो जब वो ये सब चीज़ें मैच कर जाएंगी तो दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखना। चलो अब नेक्स्ट एक छोटी चीज़ करेंगे, जो कि किताब में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा रखी है, काफ़ी कठिन तरीके से। अपन चाहते हैं उस चीज़ को जल्दी से कर लें, बहुत जल्दी हो जाएगी और आपको सरल भी लगेगी। प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म में कैसे अपवर्तन होता है ना, और इसके अंदर केवल एक ही सिद्धांत याद रखने की बात है, केवल एक। इसका सिद्धांत क्या है कि कोई भी किरण
बस ये सिद्धांत याद रखना है। एक सिद्धांत पता रहेगा तो प्रिज्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एक छोटा सा हिंट, जो हिंट के रूप में जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आता है, वो ये है, प्रिज्म में आने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद खो जाती है। कब खोती है? खो जाती है जबकि क्या हो रहा हो? खो खोना नहीं आते, लॉस्ट, गायब हो गई। इधर से किरण आ रही है प्रिज्म के अंदर, अर्थात इसको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म के अंदर एक किरण आई और बाद में बाहर दिखी नहीं, जबकि हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है। ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? जबकि ये किरण, मान लीजिए ये किरण अंदर गई और उसके बाद ये यहां नहीं आई, बाहर नहीं दिख रही, वापस जा नहीं सकती क्योंकि ये अपवर्तन वाला सतह है। सतह तो लेंस जैसी सतह है ना, अपवर्तन वाली सतह है। तो ऐसा कब हो सकता है? जबकि ये दिखे ही नहीं बाहर आती हुई, यहां तो आ रही है और बाहर नहीं दिख रही। कब हो सकता है? बच्चा बताए कोई, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जबकि, यानी कि जब, इसका मतलब ये हुआ कि ये किरण यूं चली जाए और यहां जो कोण है, ये जो आगत कोण है, ये किसके बराबर हो? क्रांतिक कोण। तो क्वेश्चन में बच्चे सोचते हैं कहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? जब क्वेश्चन आएगा वो कहें, उसमें आएगा लिखा हुआ एक किरण आई, इतने डिग्री कोण पे आई, सब घुमाने के लिए, इतने गुण पे आई, इतने पे चली गई और बाहर दिख नहीं रही है। आप कहेंगे कि आपतन कोण क्या है ना? तो अब ये ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? उस सिद्धांत पुराना वाला याद रखना पड़ेगा कि ये जब गायब हुई होगी जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका हुआ होगा। अपवर्तन के स्थान पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका हुआ होगा, तभी ऐसे ही स्थिति के अंदर ये बिल्कुल नहीं दिखेगी। और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा। वो ये पूछेगा कि अगर ऐसा हो गया तो अब भैया बताओ जरा, इसका यहाँ के क्या आपका आपतन कोण है? हाँ बोल बेटा, बोलो। क्या क्या चीज? बोलो, कोई बिल्कुल डरने की बात नहीं, बोलो। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, इसका मतलब ये जो किरण आ रही है ये अंदर चली जाएगी वापस लेंस के, ये बाहर कुछ नहीं दिखेगा। ये कब होता है? जबकि सघन से विरल में जाते हैं। याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पानी, ये कहां था, कहां होता था ये क्या होता था? अब आप इसलिए भूला मत करो जी, अपने क्या था, कहां रखा था इस समय ऑब्जेक्ट, कहां रखा था? बिंब यहां पर, बिंब यहां नहीं है। अगर यहां से होता तो विरल से सघन होता। अब हम लोग तो इसको देख रहे हैं अंदर, अंदर से इसको यहां देखने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर से। सडनली देखा कि यहाँ तो बत्ती जल रही है लेकिन ऊपर से दिख नहीं रही। ये है इसका खेल। ये जादू दिखाते हैं ना लोग, ऐसी वो इसी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज करते हैं कि आपने जहाँ के देखा, अरे लाइट गायब, वो कह रहा है देखो लाइट तो जल रही है। ठीक है, सब जितने भी जादूगर होते हैं केवल साइंस का ही उपयोग करते हैं, साइंस के सिद्धांतों का, कुछ भी नहीं करते हैं आप।
उनको इसलिए पता होता है जबकि उन्होंने फिजिक्स भी नहीं पढ़ी है, लेकिन उनके पुरखे 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 उनसे पुराने, उन सबको ये सिद्धांत पता होते हैं। वो समझा नहीं पाते अपने बच्चों को ये क्यों हो रहा है, ये समझा नहीं सकते, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा। ये उनको नहीं बता पाते कि क्यों होगा, अपन ढूंढते हैं यहाँ पे कारण क्यों। ठीक है, अब कल करेंगे इसको, ठीक है।